गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। पूरे डिटर्मिनेंट्स याद है क्या आपको? पूरे डिटर्मिनेंट्स याद करने की कोशिश करेंगे। चलो सबसे पहले मुझे बात बताओ, कैटेगरी कितने हैं उसमें? दो कैटेगरी, एक इंडिविजुअल डिमांड, एक मार्केट डिमांड। सब लोग मेरे साथ, इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड। ठीक है। नाउ जब हम बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड तो उसमें आता है सबसे पहले मार्केट प्राइस ऑफ द कमोडिटी। मार्केट प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड डिमांड फॉर दैट कमोडिटी हैज, बोलो, इनवर्स रिलेशनशिप। देन सेकंड फैक्टर आता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स में कितने गुड्स आएंगे? दो, एक आएगा सब्सटीट्यूट, दूसरा आएगा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। जब हम सब्सटीट्यूट गुड्स बोलते हैं तो उस केस में रिलेशनशिप आएगा डायरेक्ट। डायरेक्ट रिलेशनशिप मतलब प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट बढ़ा कि अपना मेन गुड्स का डिमांड बढ़ता है, लोग सब्सटीट्यूट को छोड़ के अपने पास आते हैं। करेक्ट। एंड दूसरा आता है प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में रिलेशनशिप आता है इनवर्स। इनवर्स रिलेशनशिप मतलब जब जब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस बढ़ेगा हमारे गुड्स का डिमांड घटेगा, क्योंकि हमारे गुड्स यूज करने का कॉस्ट बढ़ रहा है। समझे कि नहीं? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हम साथ साथ है, याद आया? देन तीसरा आइटम आता है आपका कंज्यूमर का इनकम। कंज्यूमर का इनकम एंड गुड्स का रिलेशनशिप, डिमांड फॉर गुड्स का रिलेशनशिप होता है डायरेक्ट, अगर गुड्स नॉर्मल या सुपीरियर है तो। डायरेक्ट रिलेशनशिप मतलब क्या हुआ? जितना आपका इनकम बढ़ा उतना आपका डिमांड भी बढ़ा, जितना इनकम घटा डिमांड भी उतना घट गया। ये जब इनकम में बोलता हूं तो ये फ्यूचर इनकम है या करंट इनकम है? ये करंट इनकम है। फ्यूचर कहां आता है? फ्यूचर एक्सपेक्टेशन वाले पॉइंट में आता है। आप सोचो आपका इनकम बढ़ा तो आप अभी से डिमांड बढ़ा दोगे, इनकम घटा तो आप अभी से डिमांड घटा दोगे। समझे? दो पॉइंट है आपके डिटर्मिनेंट्स में, एक है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन वाला, उसमें भी फ्यूचर इनकम आएगा, और ये कंज्यूमर इनकम जो बोल रहा है ये करंट इनकम की बात कर रहा है। करंट इनकम घट गया, डिमांड घट गया, करंट इनकम बढ़ गया, डिमांड भी बढ़ गया। तो दोनों भी इनकम कंसिडर होते हैं आपके डिटर्मिनेंट्स में। एक होता है करंट इनकम जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं पॉइंट नंबर 3 वाला, और दूसरा होता है फ्यूचर इनकम जो आगे के पॉइंट्स में आएगा, और वो भी फ्यूचर एक्सपेक्टेशन हेडिंग में आएगा। आर यू क्लियर? देन चौथी चीज क्या आती है? टेस्ट एंड प्रेफरेंस। टेस्ट एंड प्रेफरेंस एंड डिमांड फॉर द कमोडिटी हैज डायरेक्ट रिलेशनशिप। मतलब क्या हुआ? जितना टेस्ट एंड प्रेफरेंस बेटर बनते जा रहा है, अच्छा लग रहा है, उतना आपका डिमांड भी बढ़ेगा। करेक्ट? याद आया? अच्छा, इसमें तीन अलग अलग, चार अलग अलग चीजें देखी थी हम। पहले देखा था बैंड वैगन इफेक्ट, जिसको हम लोग बोलेंगे क्राउड मेंटेलिटी, शिप मेंटेलिटी। सबके पास है, मुझे भी चाहिए, राइट? पड़ोसी के पास है। दूसरा आता है आपका डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, क्या भारी दिख रहा है, सलमान दिख रहा है, तो बाय डिफॉल्ट अपने को लगता है कि नहीं भाई अपने को यही चाहिए, ये तो अपने लिए ही बना है। तीसरा आता है स्नॉब इफेक्ट। स्नॉब इफेक्ट क्या बोलता है? कॉमन हो गया, ये नहीं चाहिए यार, अभी सबके पास है, अब थोड़ा सा हाई क्लास चाहिए, अनकॉमन चाहिए। मतलब ये दूसरा इफेक्ट क्रिएट हो जाएगा, वो है विबलन इफेक्ट। विबलन इफेक्ट क्या बोलेगा? अनकॉमन ले लेते हैं जो अभी लेटेस्ट है। तो विबलन इफेक्ट, स्नॉब इफेक्ट, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, बैंड वैगन इफेक्ट, ये चारों चीजें आपके प्रेस्टिजियस गुड्स के अंदर पाई जाती है, इंफीरियर गुड्स के अंदर नहीं पाई जाती है। पड़ोसी के पास इंफीरियर गुड्स है, आप मुझे भी चाहिए, ऐसा नहीं बोलता कोई। आपके फ्रेंड सर्कल में भी जो इंसान अगर इंफीरियर गुड्स यूज करता है, आप बोलोगे उसको देख करके मुझे भी चाहिए, ऐसा नहीं होता कभी। अपना मन किसकी तरफ डाइवर्ट होता है? प्रेस्टिजियस गुड्स। बराबर? फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है, फिफ्थ पॉइंट, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। यहां पे तीन चीजें आती है, फ्यूचर का इनकम, फ्यूचर का सप्लाई, और फ्यूचर का प्राइस। करेक्ट। फ्यूचर का सप्लाई की अगर मैं बात करूं, फ्यूचर का सप्लाई स्केर्स होने वाला है, आज का ही डिमांड बढ़ जाएगा। कोविड टाइम्स में हमने देखा, राइट? ग्रोसरी का शॉपिंग कैसे कर रहे थे, जैसे दुनिया बंद होने वाली है, राइट? दुनिया पूरी बंद होने वाली, ग्रोसरी मिलने ही नहीं वाला है, और फिर भर भर के वो खरीदा। अब उसको खत्म तो करना पड़ेगा, नहीं तो खराब हो जाएगा, तो डिशेस बनाते थे। अब डिशेस बन तो गए, तो फिर इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप,
सबसे ज्यादा उस वक्त चले जूम मीटिंग्स, राइट। तो ये सब होते गया। ऑब्वियसली ये आपका फ्यूचर का सप्लाई था। फ्यूचर का सप्लाई जिस चीज का आपको लगता है शॉर्टेज होने वाला है, आप आज से ही उसका डिमांड बढ़ा देते हो, तो फ्यूचर का सप्लाई डाउन एरो रहेगा, तो आज का डिमांड अप एरो होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होती है। आर यू क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट आता है फ्यूचर का प्राइस। प्राइस की एक्सपेक्टेशन आपके ऐसे है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है, तो आप आज का ही डिमांड बढ़ा देते हो, बराबर है कि नहीं? आप आज का ही डिमांड क्या करोगे, बढ़ा दोगे, क्योंकि आपको लग रहा है नहीं यार फ्यूचर का प्राइस बढ़ने वाला है, महंगा होने वाला है, आज ही खरीद लो। तो फ्यूचर का प्राइस अप एरो, आज का डिमांड अप एरो, कौन सा रिलेशनशिप हुआ, डायरेक्ट हो गया। अब आते हैं फ्यूचर के इनकम के बारे में। फ्यूचर का इनकम आपका घटने वाला है, आप गरीब होने वाले हो, तो आप आज का ही डिमांड कम कर देते हो। मतलब ये बन गया डायरेक्ट रिलेशनशिप, फ्यूचर इनकम डाउन एरो, आज का डिमांड डाउन एरो। समझ में आ रही है बात? ये फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस हो गए आपके। फिर अदर फैक्टर्स देखा था अपन ने। मार्केट डिमांड को अफेक्ट करने वाले फैक्टर में पहला फैक्टर आता है पॉपुलेशन। जिस देश का पॉपुलेशन कम, उसका डिमांड भी कम होगा, डायरेक्ट रिलेशनशिप। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन आल्सो अफेक्ट योर डिमांड। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, डज इट अफेक्ट योर डिमांड? कैसे? एज वाइज, सेक्स वाइज, कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन बाय द एजुकेशन वाइज, ये सब चीजें आती है, बराबर। देन नेक्स्ट पॉइंट वाज वेदर सिचुएशन ऑफ द रीजन। वेदर सिचुएशन अगर कोल्ड है तो हॉट कमोडिटीज का डिमांड बढ़ेगा, वेदर सिचुएशन अगर हॉट है तो कोल्ड आइटम्स का डिमांड बढ़ेगा, करेक्ट। देन नेक्स्ट, लेवल ऑफ नेशनल इनकम। जिस देश का नेशनल इनकम ज्यादा, उस देश का ओवरऑल डिमांड भी ज्यादा होगा। देश अमीर है तो सबके पास पैसा रहेगा, या एटलीस्ट पैसा ज्यादा रहेगा, तो डिमांड भी बढ़ेगा, बराबर। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन अफेक्ट करेगा आपके डिमांड को, यस। अगर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो सबके पास पैसा रहेगा, और अगर सबके पास पैसा है तो ओवरऑल मार्केट का डिमांड बढ़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट वाज कंज्यूमर्स क्रेडिट फैसिलिटीज। जितनी ज्यादा रहेगी उतना डिमांड बढ़ेगा, जितना कम रहेगा उतना डिमांड कम होगा। इंटरेस्ट रेट्स भी इसके आगे लिखा था दोस्तों, इंटरेस्ट रेट्स जितने कम रहेंगे डिमांड उतना बढ़ेगा। प्रोसेसिंग फीस, कन्वर्जन चार्जेस जितने कम रहेंगे उतना डिमांड बढ़ेगा। ये डन। ये लिस्ट को हमने एग्जॉस्टिव बुलाया था या इंक्लूसिव बुलाया था? इंक्लूसिव बुलाया था। मतलब क्या हुआ, इसके अलावा भी आइटम्स हो सकते हैं, जैसे कि एडवर्टीजमेंट इफेक्ट। एडवर्टीजमेंट से डिमांड इफेक्ट होता है क्या? यस। एक ऐसी चीज का आप ऐड देखते हो, आपको लगता है वाओ कितना मस्त लग रहा है, अभी तुरंत जाके खरीद लेते हैं, करेक्ट। कभी कभी तो ऐसा होता है कि एडवर्टीजमेंट आप देख रहे हो, ऐड खत्म हो गया और बाद में लिख के आता है अंबुजा सीमेंट, और आप सोचते हो इसमें सीमेंट का क्या संबंध था ऐड में, कैसी पागल ऐड बनाई, कोई सीमेंट का कोई संबंध ही नहीं। फिर ऐसा ऐड क्यों बनाते? स्पॉन्सर करके। कभी ऐसी ऐड देखी क्या आपने? कोई प्रोडक्ट की ऐड है, ऐड खत्म हो गया और आपको लगेगा कि क्या संबंध ये चीज का उस ऐड के साथ। ये भी एक देयर इज अ कोर्स कॉल्ड एमबीए इन एडवर्टीजमेंट। तो क्या होता है, जब आप किसी चीज के बारे में ऐसे ऐड करते हो तो जनरली आपको वो ऐड खटकती है, आपको लगता है कि अरे यार ये कैसी ऐड थी, अजीब ऐड है। और तुम जनरली किसी और से बात करते हो, कैजुअल डिस्कशन में बोलते हो वो ऐड देखा क्या? तो वही चाहते हैं ये लोग, आप उस ऐड का और ऐड करो और उन लोगों तक पहुंचाओ जिन्होंने ये ऐड देखा नहीं है। समझे कि नहीं? अभी सोचो ऐसे एक बीच साइड का सीन है और एक ग्रुप बाहर आ रहा है बीच में से, राइट, और नीचे लिख के आया अंबुजा सीमेंट। अब आप बोलोगे क्या संबंध, ये बीच पे एंजॉय कर रहे हैं, इसमें अंबुजा सीमेंट का क्या कनेक्शन है? और आप क्या करोगे, किसी और को बोलोगे आपने वो ऐड देखी क्या, कैसी बकवास ऐड बनाते हैं लोग। मतलब बस अंबुजा सीमेंट वाला यही चाहता था कि आप उनका ब्रांड उधर तक पहुंचाओ जिधर तक लोगों ने देखा नहीं। एडवर्टीजमेंट, समझा? तो ये होता है आपके डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग योर डिमांड। जितना आपका एडवर्टीजमेंट इफेक्ट स्ट्रांग रहेगा उतना डिमांड बढ़ेगा।
नेक्स्ट अभी हम बात कर रहे थे वो था डिमांड फंक्शन। सबको याद है डिमांड फंक्शन? याद है क्या होता है डिमांड फंक्शन? डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, याद आया? व्हाट इज डिपेंडेंट वेरिएबल? जो लेफ्ट साइड लिखा रहता है या राइट साइड लिखा रहता है? डिपेंडेंट वेरिएबल कहां लिखे रहते हैं? लेफ्ट साइड। डिमांड फॉर द गुड्स इज अ फंक्शन ऑफ P of x M y, मतलब P of y P C T A, ये क्या है? सब डिटर्मिनेंट्स है जो आपके ब्रैकेट में लिखे हैं, और वो सब बन गए इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। क्या बन गए? मतलब क्या सर? मतलब इनको हम क्या करेंगे? फ्रीली चेंज करेंगे, इनको हम फ्रीली चेंज करेंगे, और ये बन गया डिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब क्या? अभी ये चीज का डिमांड जो लिखा है डी ऑफ एक्स, वो डिपेंड करता है उन फैक्टर्स पर। पी ऑफ एक्स क्या बोला मैंने आपको? प्राइस ऑफ मेन गुड एक्स। एम क्या है? मनी इनकम, वो वाई से भी ऑब्वियसली डिनोट हो सकता है। देन पी ऑफ वाई क्या है? प्राइस ऑफ मे बी सब्सटीट्यूट गुड्स। पी ऑफ सी क्या है? प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। टी क्या है? टेस्ट एंड प्रेफरेंस। ए क्या है? एडवर्टाइजमेंट। तो आप ये ब्रैकेट में लिखी हुई चीजें फ्रीली चेंज करते हो, और उसकी वजह से डिमांड फॉर गुड एक्स चेंज होता है। तो डिमांड फॉर गुड एक्स उन पे डिपेंडेंट हो गया, इसलिए डिमांड फॉर गुड एक्स को बुलाते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, और राइट साइड वाली चीजें फ्रीली चेंज करते हैं, इसलिए उसको बुलाते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आर यू क्लियर? एंड ये फंक्शन जो है एफ, ये थोड़ा कर्सिव स्टाइल में लिखा जाता है, ठीक है? तो क्या बोलते हैं फंक्शन को, कैसे यहाँ पे डिफाइन किया गया है? अ फंक्शन इज अ सिंबॉलिक स्टेटमेंट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो क्या बोल रहे हैं ये लोग? फंक्शन कैसा है? वो एक सिंबॉलिक स्टेटमेंट है। आपको दिख रहा है ये जो स्टेटमेंट लिखा है, ये पूरा सिंबल्स में लिखा है। तो इट इज द सिंबॉलिक स्टेटमेंट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन, वो क्या कर रहा है? दो चीजों के बीच की रिलेशनशिप बता रहा है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल, दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। लिखा आपने के लिए? लिख लो। डिपेंडेंट्स तक सब लिखा ना, डिटरमिनेंट्स तक सब लिखा ना आपने? डिमांड फंक्शन a function is a symbolic statement, a function is a symbolic statement of relationship between dependent and independent variables. Dependent and independent variables. So you write there d of x is equal to function of p of x, m मतलब money, p of y, p of c, price of good y, price of good c, t a। और आप ये भी लिख दोगे वो डिपेंडेंट और ये इंडिपेंडेंट। वेर लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपको पता है। वेर p of x is price of main good x, m is the money income of consumer, p of y is the price of substitute goods y, p of c is the complementary goods c, taste and preference is t, a is advertisement effect। डन? वेर लिखने की जरूरत नहीं है, बट वेर में अगर आप पर्टिकुलरली कोई चीज में कंफ्यूज हो रहे हो तो वो लिख सकते हो आप। आपको अगर पर्टिकुलर चीज में ऐसा लग रहा है नहीं यार ये शायद बाद में क्लिक नहीं होगा, तो उतना पार्ट आप लिख सकते हो।
लिखा? पूरा ही लिखने की जरूरत नहीं, आपके नोट्स में सब कुछ प्रिंटेड रहेगा, डोंट वरी। आगे बढ़े। ये था आपका डिमांड फंक्शन। कैन वी से डिमांड फंक्शन और डिटर्मिनेंट्स एक ही तो है, सिर्फ डिटर्मिनेंट्स एक लिस्ट के फॉर्म में बन रहा है और ये डिमांड फंक्शन सिंबॉलिकली लिखा जा रहा है। सिंबॉलिकली लेफ्ट साइड लिखा जा रहा है डिपेंडेंट एंड राइट साइड लिखा जा रहा है उनके डिटर्मिनेंट्स मतलब इंडिपेंडेंट। करेक्ट। सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना इज अ डिमांड फंक्शन, टैबुलर फॉर्मेट में लिखना इज शेड्यूल, अगर ग्राफिकल फॉर्मेट में ड्रॉ किया तो उसको कर्व बोलते हैं। तो इकोनॉमिक्स में अलग अलग एक्सप्रेस करने के तरीके हैं जिसको हम एक्सप्रेशंस बोलते हैं। इकोनॉमिक एक्सप्रेशंस कैन बी स्टेटमेंट जिसको आप लोग लॉ बुलाते हो, देन इट कैन बी फंक्शन वाइज जैसे इधर लिखा है सिंबल्स वगैरह में, देन इट कैन बी शेड्यूल वाइज जिसको आप टेबल बोलते हैं, और इट कैन बी ग्राफिकली जिसको हम लोग कर्व बोलते हैं। तो ये इकोनॉमिक्स में एक्सप्लेन करने के या एक्सप्रेस करने के अलग अलग तरीके हो गए जिनको हम एक्सप्रेशंस बोलते हैं। ठीक है। नाउ कमिंग टू लॉ ऑफ डिमांड। 12th पासिंग सर्टिफिकेट फ्रॉम कॉमर्स इज लॉ ऑफ डिमांड। हर बार एग्जाम में आता है, पर्पसफुली ये लोग एग्जाम में भर भर के इस पे वेटेज डालते हैं एवरी टाइम। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है? एनीवन? बोलो। आपका तो 12th कोविड टाइम्स में हुआ भी नहीं है ना, अभी अभी हुआ है। एग्जाम्स हुए ना आपके? साइंस है, अच्छा। बाकी लोग एग्जाम्स हुए ना आपके? क्या फिजिकल एग्जाम्स थे ऑनलाइन थे? फिजिकल थे ना, प्रॉपर एग्जाम्स हुए ना? तो बोलो लॉ ऑफ डिमांड क्या था? आपकी भाषा में बोलो। नहीं पता? बाप रे। लॉ ऑफ डिमांड, चलिए। Law of demand states that other things remaining constant, other things remaining the same, when the price of the commodity increases या rises, the quantity demanded contracts. Contracts होना मतलब कम होना। जब जब प्राइस बढ़ेगा तुम्हारा डिमांड कम होता है। यूटिलिटी डिमांड, प्राइस और डिमांड के रिलेशनशिप को हम बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड। जब जब प्राइस बढ़ा डिमांड घटा, ये तो अपने डिटर्मिनेंट नंबर 1 में देखा था। ये लोग बोल रहे बस अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, जिसको सेटरिस पैरिबस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेटरिस पैरिबस। आई विल राइट इट फॉर यू। Ceteris paribus means other things remaining the same, constant. When the price of commodity increases, the quantity demanded contracts, and when the price of the commodity falls, quantity demanded expands, मतलब बढ़ेगा quantity। expansion मतलब बढ़ना, contraction मतलब कम होना। बट याद रखिए expansion contraction ये तभी यूज में आ सकता है जब आप प्राइस की वजह से डिमांड को चेंज करते हो। किसकी वजह से? प्राइस की वजह से। कौन से प्राइस की वजह से? मेन गुड्स के प्राइस की वजह से। सब्सटीट्यूट कॉम्प्लीमेंट्री कुछ नहीं चलेगा, मेन गुड्स। मेन गुड्स का प्राइस चेंज हुआ, उसकी वजह से मेन गुड्स का अगर डिमांड इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, उसे आप लोग बुलाते हो एक्सपांशन या तो कॉन्ट्रैक्शन। समझे? तो यहां पर लॉ ऑफ डिमांड बोल रहा है अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम मतलब क्या? अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर मतलब क्या? मार्केट डिमांड वाले नहीं, प्राइस को छोड़कर बाकी सब। समझा कि नहीं? फर्स्ट डिटरमिनेंट क्या था? प्राइस। उस वो भी कौन सा प्राइस? मार्केट प्राइस ऑफ मेन गुड्स। उसको छोड़ा ना, बाकी सब फैक्टर कांस्टेंट है। क्या कंज्यूमर का इनकम चेंज होगा? क्या देश का पॉपुलेशन चेंज होगा? ये भी लोग कांस्टेंट अज्यूम कर रहे हैं, जो कि हो नहीं सकता। ऑफ कोर्स बातें जब अपन कर रहे तभी इंडिया में 10 लोग पैदा हो गए रहेंगे। अभी तक अपन लोग बोल रहे लेट द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया भी कांस्टेंट, ये 20 लोग पैदा हुए इतने टाइम में। ऑब्वियसली इंडिया है ना, वर्ल्ड इज नंबर 1 इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। तो
यहां पर ऑब्वियसली ये भी अज्यूम किया जा रहा है कि इंडिया का पॉपुलेशन भी कांस्टेंट है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी कांस्टेंट है, कंज्यूमर का इनकम भी कांस्टेंट है, देन टेस्ट एंड प्रेफरेंस भी कांस्टेंट है, प्राइस ऑफ अदर रिलेटेड गुड्स में सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, हर चीज कांस्टेंट है। फिर चेंज क्या हो रहा है सर? प्राइस ऑफ मेन गुड्स। उसको क्यों नहीं कांस्टेंट किया सर? लॉ ऑफ डिमांड पढ़ो, उसी को तो चेंज किया इन लोगों ने। व्हेन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी राइजेस, व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटी फॉल्स, इसका मतलब प्राइस ऑफ मेन गुड्स को ये लोग चेंज करके इफेक्ट ऑन डिमांड स्टडी करना चाहते थे, जिसको इन्होंने लॉ ऑफ डिमांड बुलाया। आर यू जेपिंग? सबको समझा अच्छे से? लिखो, लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट law of demand states that other things remaining the same, other things remaining the same, when the price of a commodity rises, when the price of a commodity rises, comma, the quantity demanded falls, contracts, quantity demanded contracts, and when the price of commodity falls, when the price of commodity falls, comma, the quantity demanded expands, the quantity demanded expands. दो वर्ड्स, कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपांशन, कब यूज होंगे? जब प्राइस ऑफ मेन गुड्स बदलेगा। अदर फैक्टर बदलने से एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन नहीं बोलते। आई गिव यू वेरी सिंपल एग्जांपल। सपोज एक पेन है जिसका डिमांड जिसका प्राइस घटा, उसका डिमांड अगर बढ़ा तो आप यूज कर सकते हो वर्ड एक्सपांशन ऑफ डिमांड। ठीक है, लोगों को उसका टेस्ट एंड प्रेफरेंस अच्छा लगने लग गया, मतलब वो पेन अच्छा लगने लग गया। टेस्ट मतलब क्या, खाते नहीं है लोग। टेस्ट का मतलब होता है अपने यूज के अंदर अपने को लाइकिंग लगना, तो उसको बोलते हैं टेस्ट। सो लोगों को वो पेन भी पसंद आने लग गया, तो उसका डिमांड बढ़ा। अब इसको आप एक्सपांशन नहीं बोल सकते, क्योंकि ये अदर फैक्टर है। प्राइस को छोड़ा तो बाकी फैक्टर है। बाकी फैक्टर के वक्त आप एक्सपांशन ऑफ डिमांड नहीं बोल सकते, आप बोलोगे इंक्रीज इन डिमांड। समझे सर? ऐसा क्या क्यों सर, ऐसा क्यों है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्यों है? देखो, रीडर है ना, उस सेंटेंस को पढ़कर समझ जाना चाहिए कि किसकी वजह से डिमांड चेंज हुआ है, प्राइस ऑफ मेन गुड्स की वजह से या अदर फैक्टर की वजह से। इसीलिए ऐसा किया गया है। टेक्निकल शब्द सिर्फ इसलिए डाले गए ताकि यू शुड अंडरस्टैंड कि वो किस रीजन की वजह से आपका डिमांड चेंज हो रहा है। बाकी दूसरा कोई उसका लॉजिक नहीं है। समझ गए एवरीवन? assumptions फॉर लॉ ऑफ डिमांड। अगर लॉ ऑफ डिमांड आप एक पर्टिकुलर चीज का देख रहे हो तो हम हर फैक्टर को कांस्टेंट अज्यूम कर लेते हैं, एक को छोड़ा तो। प्राइस, वो भी किसका? कमोडिटी जिसको तुम स्टडी कर रहे हो, मतलब मेन गुड्स। प्राइस ऑफ मेन गुड्स को छोड़ दो, बाकी सब चीजें क्या बन जाती है? कांस्टेंट बन जाती है। वॉट एवर फैक्टर ऑन विच डिमांड इज डिपेंडेंट, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, आर अज्यूम टू रिमेन कांस्टेंट एक्सेप्ट फॉर प्राइस ऑफ मेन गुड्स। मेन गुड्स का प्राइस क्यों छोड़ दिया सर? उसको भी कांस्टेंट अज्यूम कर लेते तो लॉ किसका बनता फिर? उसी को तो चेंज करके हम डिमांड पे इफेक्ट स्टडी कर रहे हैं और उसी का तो लॉ बना है। समझे? तो यहाँ पे लिखा है ऑल फैक्टर्स ऑन विच डिमांड इज डिपेंडेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आर अज्यूम टू रिमेन कांस्टेंट एक्सेप्ट प्राइस ऑफ मेन गुड्स। मेन गुड्स का प्राइस क्यों छोड़ दिया? बिकॉज उसी पे डिमांड बेस्ड है, लॉ ऑफ डिमांड बेस्ड है। Because for studying law of demand, we need to change the price of the main commodity and then study the effect on quantity demanded. तो उसको constant assume नहीं कर सकते हम लोग।
मगर बाकी सब फैक्टर्स को क्या कर दिया, कांस्टेंट अज्यूम कर लिया। जी पा एवरीवन, तो अजम्पशन से लॉ ऑफ डिमांड की ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये बहुत सिंपल चीज है, ठीक है। आप जब लिखते हो अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट तो उसमें बाय डिफॉल्ट ही आ गया। अच्छा वो जो लिस्ट थी वो पूरी लिस्ट कांस्टेंट है क्या, एक को छोड़ा तो? यस, और उस लिस्ट में आए हुए आइटम्स तो है ही, उसके अलावा जो नहीं आए वो आइटम्स भी है, क्योंकि वो लिस्ट को मैंने बुलाया था इंक्लूसिव। तो मतलब वो फॉर एग्जाम्पल वाली लिस्ट थी, उसमें और कोई फैक्टर आ सकता है, जैसे कि गवर्नमेंट पॉलिसीज। कल अगर गवर्नमेंट ने कैमरास बैन कर दिए तो ऑब्वियसली डिमांड इफेक्ट होगा ना, तो फिर गवर्नमेंट पॉलिसीज आल्सो अफेक्ट योर डिमांड। कल से अगर गवर्नमेंट ने हेलमेट के आगे कैमरा कंपलसरी कर दिया तो ऑब्वियसली डिमांड बढ़ जाएगा। आपका डिमांड जो है वो गवर्नमेंट पॉलिसी पे डिपेंड करता है कि नहीं। yes. यहाँ पे अपन हेलमेट कंपलसरी बोलते वो पहनते नहीं, विद कैमरा क्या पहनेंगे, है ना। तो एनीवेज लॉ ऑफ डिमांड जो है, मतलब आपकी डिमांड जो है वो बहुत से फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। लॉ ऑफ डिमांड बोलता है ऑल फैक्टर्स आर अज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट। एंड नाउ लेट्स स्टडी द डिमांड। All factors are assumed to be constant. Now let's study the effect on demand due to change in only one thing, price of main goods. Okay. Demand schedule. Demand schedule मैंने क्या बोला था आपको, को schedule बुलाओ या schedule बुलाओ एक ही बात है, दोनों भी pronunciations correct है। Demand schedule क्या बोलता है? It is the dash presentation. मैंने अभी बोला था आपको, शेड्यूल बोला तो टैबुलर प्रेजेंटेशन रहेगा। क्या रहेगा? टैबुलर प्रेजेंटेशन रहेगा। तो टेबल फॉर्म में अगर आपने लॉ ऑफ डिमांड को रख दिया तो उसे बोलते हैं डिमांड शेड्यूल। तो देखो, इट इज अ टैबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। टेबल में जनरली कॉलम्स आते हैं, तो यहां पर भी कॉलम आएंगे, दोनों चीजों के कॉलम आएंगे जिनको हम लोग देख रहे हैं, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट में आएगा यहां पर प्राइस और डिपेंडेंट में आएगा यहां पर क्वांटिटी डिमांडेड। तो यहां पर लिखा है डिमांड शेड्यूल इज अ टेबल दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ द मेन गुड्स एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ मेन गुड्स। मार्केट डिमांड नाम की भी एक चीज होती है, पहले आप नॉर्मल इंडिविजुअल डिमांड समझ लो। डिफरेंट प्राइसेस पर अगर मैं डिमांड देख लूं, जैसे कि 20 का प्राइस, 22 का प्राइस, 25 का प्राइस, 28 का प्राइस, 32 का प्राइस, डिमांड था 1000। बढ़ो या कम करो? 900, 750, 600, 100। समझा क्या? अब आप क्या दिख रहे हो यहाँ पे, जब जब प्राइस बढ़ रहा है तब तब आपका क्वांटिटी कम हो रहा है। लॉ ऑफ डिमांड भी तो यही चीज बोलता था भाई, ये भी यही चीज बोल रहा है, सिर्फ एक टेबुलर फॉर्मेट में बोल रहा है। अंडरस्टूड? ये हो गया इंडिविजुअल डिमांड। अब अगर मार्केट में अलग अलग कंज्यूमर्स है, कितने हैं? सपोज 4 है, 4 कंज्यूमर्स है मार्केट में, कंज्यूमर ए, बी, सी, डी, ये कस्टमर, कंज्यूमर, वॉट एवर यू कैन से, और ये टोटल, ये बन गया मार्केट डिमांड। क्या समझा इससे आपको? मार्केट डिमांड का मतलब क्या हुआ, जितने भी कंज्यूमर्स मार्केट में होते हैं एक गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पर, उन सभी के डिमांड का टोटल उसको बनाना चाहिए मार्केट डिमांड। जैसे कि 20 रुपए के दाम पे ए ने 100 क्वांटिटी लिया, बी ने 200 लिया, सी ने 300 लिया और डी ने 400 लिया। कितना हो गया? 1000। 1000 को क्या बुलाएंगे? मार्केट डिमांड।
नाउ टेल मी, मार्केट डिमांड को अराइव करने के लिए तुमने क्या किया? तुमने इस साइड टोटल लिया। ऐसे टोटल लेना को क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल समेशन। क्या बोलते हैं इसको? हॉरिजॉन्टल समेशन। और दूसरी बात, 100 के बाद लगे इमीडिएटली 200 जो आया उसको लिया, फिर 300 जो आया उसको लिया, फिर इमीडिएटली 400 जो आया उसको लिया। ये क्या है? एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा। इसको अल्टरनेटिव बोलेंगे। अल्टरनेटिव समेशन है क्या वो? अल्टरनेट रहता ना तो 100 के बाद 300 आता। इसको कंटिन्यूस समेशन बोलते हैं, मतलब ही इसको बोलते हैं लैटरल समेशन। क्या बोलते हैं? लैटरल समेशन। तो ये तो ऑब्वियसली आपका दो टाइप का समेशन हो गया, हॉरिजॉन्टल एंड लैटरल। गॉट इट? ये भी आपके नोट्स में रहेगा, डोंट वरी। ठीक है, मार्केट डिमांड का पूरा डायग्राम रहेगा, ये सॉरी शेड्यूल रहेगा। अब पढ़ो क्या लिखा है। मार्केट डिमांड इज डिफाइंड एज द सम ऑफ इंडिविजुअल डिमांड्स फॉर अ प्रोडक्ट एट अ प्राइस पर यूनिट ऑफ टाइम। मतलब क्या बोल रही है लोग? सम ऑफ क्या है? इंडिविजुअल डिमांड्स फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विस एट अ प्राइस पर यूनिट ऑफ टाइम। दिस इज कॉल्ड एज मार्केट डिमांड। सम ऑफ इंडिविजुअल डिमांड्स, सम ऑफ इंडिविजुअल डिमांड्स हमने लिया क्या? सम इंडिविजुअल डिमांड का हमने लिया क्या? सम। यस, कस्टमर एबीसीडी थे ना, सबका समेशन लिया। एट अ प्राइस पर यूनिट ऑफ टाइम लिया क्या? यस, 5 के प्राइस पे अलग लिया, 6 के प्राइस पे अलग आएगा, 7 के प्राइस पे अलग आएगा। समझा? तो मार्केट डिमांड क्या है एग्जैक्टली? इज अ टेबल विच शोज द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड इन मार्केट बाय ऑल बायर्स। तो मेरे एग्जांपल में कितने बायर्स थे? सिर्फ 4 थे। सर 4 बायर कहीं होता क्या? तो नोटबुक में और क्या जगह होगा ना। 4 बायर की जगह 40 100 400 बायर्स का टोटल ले तो ना बैठेंगे ना हम लोग। हम एग्जांपल ले रहे हैं, हमको समझना है बस क्या है वो। तो डैश एंड डैश समेशन बोला हमने। डैश एंड डैश समेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड, horizontal and lateral summation of individual demands is called as market demand. समझिए? कोई डाउट? लिख लो। Demand schedule is a table. Demand schedule is a table that shows the relationship between price of the good and quantity demanded. It is a tabular representation of law of demand. It is a tabular representation of law of demand. नीचे लिखो, market demand is sum of individual demands. Market demand is a sum of individual demand, that is dash and dash summation, horizontal and lateral summation. Horizontal and lateral summation.
बस इतना ही लिखना था आपको, लास्ट सेंटेंस नहीं लिखना है आपको, बस इतना ही लिखना है। ठीक है, लिखा सबने? नाउ डिमांड शेड्यूल ऐसा दिखता है, देखो बीच में देखना है आपको, लेफ्ट और राइट आइसक्रीम पे पास मत देखना, बीच में देखो, वहां पर क्या लिखा है, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। कॉलम कितने हुए? 2, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड भी तो इन दोनों के बीच ही रिलेशनशिप देख रहा है ना, तो हमने बस इसी को कॉलम बना दिया। और हमने देखा कि प्राइस जैसे जैसे घट रहा है, डिमांड वैसे वैसे बढ़ रहा है। डू यू एग्री? प्राइस घटा, डिमांड बढ़ा। जैसे 3 रुपीज के दाम पे डिमांड 0 था, जैसे 2.5 किया डिमांड 2 हो गया, 2 किया तो डिमांड 4 हो गया, 1.5 किया तो डिमांड 6 हो गया, ऐसी सेम 1 और फिर बाद में 10 होता है। समझे? तो प्राइस जैसे जैसे कम होगा, डिमांड वैसे वैसे बढ़ेगा। एवरीबॉडी, डिमांड कर्व क्या रहेगा? इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल। मतलब डिमांड शेड्यूल की चीजें अगर हम लोग ग्राफ पेपर पर प्लॉट करें, आपको पता है ग्राफ पेपर ग्रीन कलर का होता है, पता है ना? कितने एक्सेस होते? 2 या 4? 2 एक्सेस होते, एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस। उस पर अगर हमने प्लॉट किया डिमांड शेड्यूल वाली चीजों को, मतलब वो टेबल में लिखी हुई चीजों को, तो उसको हम लोग बुलाते हैं डिमांड कर्व। डिमांड कर्व इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन रिलेटिंग डैश टू डैश प्राइस टू क्वांटिटी डिमांडेड, रिलेटिंग प्राइस टू क्वांटिटी डिमांडेड। कौन सा लाइन है वो? डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन है, जिसको निगेटिवली स्लोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो जस्ट इमेजिन करो कि ये आपका डिमांड कर्व है, कैसा दिख रहा है आपको? डाउनवर्ड स्लोपिंग है। एट हाई प्राइस क्वांटिटी इज लो, कैन यू सी दैट? जैसे ही प्राइस घटा यहां, क्वांटिटी क्या हुआ? बढ़ गया ना? प्राइस घटाने से क्वांटिटी क्या हुआ? बढ़ गया। तो ये कौन सी लाइन है दोस्तों? डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन है ना। तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है? बिकॉज ऑफ इनवर्स रिलेशनशिप। एक घट रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है, तो डाउनवर्ड स्लोपिंग ही आएगा ना। एक बढ़ा और दूसरा भी बढ़ा तो अपवर्ड राइजिंग आएगा। सप्लाई पढ़ेंगे ना हम लोग आगे, वो अपवर्ड राइजिंग है। डिमांड जो पढ़ रहे, डाउनवर्ड फॉलिंग है। ओके, लिखो, डिमांड कर्व इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन demand curve is a graphical representation of demand schedule. Full stop. It is downward sloping line. It is downward sloping line. ब्रैकेट में लिखोगे नेगेटिवली स्लोप्ड, नेगेटिवली स्लोप्ड। It is downward sloping line, ब्रैकेट में लिखोगे नेगेटिवली स्लोप्ड, relating price to quantity demanded, relating price to quantity demanded। किसको किसके साथ कनेक्ट कर रहा है ये? प्राइस को क्वांटिटी डिमांडेड के साथ। डिमांड शेड्यूल भी तो वही कर रहा था, बस डिमांड शेड्यूल वाली बात है। अगर ग्राफिकली प्लॉट कर दिया जाए तो डिमांड कर्व मिल जाता है। डिमांड शेड्यूल में जो चीजें है वो अगर आपने कर्व में ग्राफ में ड्रॉ किया तो डिमांड कर्व मिल जाता है। मार्केट डिमांड क्या होता है? मार्केट डिमांड शेड्यूल इफ यू प्लॉट ऑन अ ग्राफ दैट बिकम्स मार्केट डिमांड का कर्व। सेम चीज इंडिविजुअल डिमांड के लिए भी एप्लीकेबल है। तो ध्यान से सुनो, मेरे अभी वाले एग्जांपल में
ये प्राइस था, ये ए था, कस्टमर ए। इसके अलग अलग प्राइजेस पे इनका डिमांड जो होगा उसको क्या बुलाएंगे? इंडिविजुअल डिमांड। क्या बुलाएंगे? इंडिविजुअल डिमांड। ये कर्व है कि ये शेड्यूल है? ये शेड्यूल है। इसको ग्राफ में डालेंगे तो कर्व बन जाएगा। जैसे ए लिया वैसे ही बी लेंगे, सी लेंगे, डी लेंगे। सपोज 4 ही कस्टमर है, टोटल लेंगे तो इनके सबके डिमांड इनके प्राइजेस पे क्या आ रहा है वो देखना पड़ेगा। उनका टोटल यहां पर आ जाएगा। क्या बोलेंगे इसको? मार्केट डिमांड शेड्यूल। क्या बोलेंगे? मार्केट डिमांड शेड्यूल। और इसको अगर ग्राफ पे प्लॉट करना है तो ये प्राइस लेना पड़ेगा और ये क्वांटिटी लेना पड़ेगा। क्या आएगा? मार्केट डिमांड कर्व। बोलो एक बार, मार्केट डिमांड कर्व। अगर सिर्फ ये और ये अगर आया तो इंडिविजुअल डिमांड कर्व। सर सिर्फ ये और ये आया तो ऑब्वियसली इंडिविजुअल डिमांड कर्व ही आएगा ना। जेपा इसको ग्राफ पे कैसे प्लॉट करते हैं सर? ये देखिए, ये नंबर्स है जिसको हमने शेड्यूल बोला, और इसको अगर मुझे ग्राफ पे प्लेस करना है तो सबसे पहले मुझे प्राइस ऑफ आइसक्रीम एंड क्वांटिटी ऑफ आइसक्रीम देखना पड़ेगा। और यहाँ पर 3 रुपीज के दाम पे क्वांटिटी 0 है तो वो एक्सिस जो है वो वाई एक्सिस पे आएगा। 3 रुपए का दाम देख लो ऊपर, और क्वांटिटी जो एक्स एक्सिस पे लिखा है वो सीधा सीधा 0 लेकर वहां पर आ गया पॉइंट। सही है? 2.5 के वक्त 2 क्वांटिटी, ये आ गया 2 क्वांटिटी 2.5 के वक्त। 2 के वक्त 4 क्वांटिटी, ये देखो 2 के वक्त आ गया 4 क्वांटिटी। ये 1.5 के वक्त 6, ये 1 के वक्त, और ये लास्ट में। एग्जाम्पल है ये सब। और इन सभी डॉट्स को जब हम कनेक्ट करते हैं तो ये जो कर्व मिल रहा है इसको बुलाते हैं डाउनवर्ड स्लोपिंग या तो नेगेटिवली स्लोप डिमांड कर्व। क्या डिमांड कर्व नॉर्मली, यूजुअली, टिपिकली डाउनवर्ड स्लोपिंग ही होता है? यस। क्या डिमांड कर्व नॉर्मली, यूजुअली, टिपिकली स्ट्रेट लाइन ही होता है जैसे दिख रहा है उधर? यस और नो? ये स्ट्रेट लाइन ही होता है कि हर बार? नहीं होता है। स्ट्रेट लाइन कब होता है सर? जब क्वांटिटी का और प्राइस का चेंज इक्वल 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 चल रहा है तब। अदरवाइज स्ट्रेट आना जरूरी नहीं है। मतलब ऐसा हुआ कि प्राइस 10% से गिरा तो डिमांड भी 10% से गिरना जरूरी है क्या? सॉरी, बढ़ना जरूरी है क्या? नहीं। ज्यादा भी बढ़ सकता है, कम भी बढ़ सकता है ना। समझा? लिख लो। ड्रॉ करना है आपको? डिमांड कर्व। तो डिमांड कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग आना जरूरी है, बट स्ट्रेट लाइन होना जरूरी नहीं है। जब भी दो चीजों के बीच की रिलेशनशिप इनवर्स होगी, सुन लो अच्छे से ये सेंटेंस, जब भी दो चीजों के बीच की रिलेशनशिप इनवर्स होगी तब डाउनवर्ड स्लोपिंग ही आएगा। एक बढ़ रहा है दूसरा घट रहा है, एक घट रहा है दूसरा बढ़ रहा है, हर वक्त ऐसे ही कब आएगा। स्ट्रेट लाइन आना जरूरी नहीं है। वो स्ट्रेट लाइन तभी आता है जब इधर का चेंज और उधर का चेंज इक्वल हो रहा है। इधर जितना चेंज उधर ही उतना चेंज, तो बराबर इक्वल इक्वल के वक्त वो स्ट्रेट लाइन आती है। बट नॉर्मली डाउनवर्ड स्लोपिंग तो आना ही चाहिए। डिमांड कर्व टिपिकली स्लोप्स डाउनवर्ड।
डन। चलो हो गया क्या, ड्राइंग कंपटीशन नहीं है, हो गया ना। एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सेप्शन नाउ? एक्सेप्शन मतलब ऐसे फैक्टर्स, ऐसी चीजें जो लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करते, उसको बोलते हैं एक्सेप्शंस। टू एवरी लॉ देयर आर एक्सेप्शंस, बराबर क्या? वैसे यहां पर भी लॉ के एक्सेप्शन से, लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शन है। सबसे पहला आता है कॉन्स्पिशियस और प्रेस्टिजियस गुड्स। लिखो मत, पहले समझ लो। कॉन्स्पिशियस गुड्स, प्रेस्टिजियस गुड्स के हद तक क्या होता है? एग्जाम्पल दो पहले प्रेस्टिजियस गुड्स का। गोल्ड, प्लैटिनम, रोडियम, लग्जरियस कार्स, पेंटिंग्स विच आर वेरी कॉस्टली। तो ऐसी चीजों में जितना दाम बढ़ेगा उस चीज का डिमांड उतना बढ़ेगा। क्यों, कैसे सर? जितना ये चीजों का दाम बढ़ता है ना, उतना इनका प्रेस्टीज वैल्यू बढ़ता है और उतना इनका डिमांड बढ़ता है। सोचिए, आप सड़क से जा रहे हो, नॉर्मली गाड़ियां चल रही है, कोई मारुति है, कोई टोयोटो है, कोई होंडा है, फिर वो आता है BMW, या वो आती है ऑडी, या तो मर्सिडीज बेंज। तो आप क्या करते? एटलीस्ट एक बार तो देखते। और अगर कोई बहुत ही फैंसी मॉडल आया उसमें, तो जहां तक अपनी नजर जाती है तब तक उसको छोड़ते नहीं अपन, बराबर। मैं कार की बात कर रहा था, समझ रहे हो ना? हाँ। तो वो वहां तक आप देखते रहते देखते रहते देखते रहते, गई वो कार फाइनली। तो बॉस, इसका मतलब क्या हुआ? ये कार्स लोग बाय क्यों करते? टू स्टैंड आउट फ्रॉम अदर्स, बराबर है कि नहीं? पब्लिक के अंदर नॉर्मली ये कार्स रहती है क्या? नहीं। ये कार जिनके पास रहती है वो लोग इसलिए बाय करते हैं क्योंकि लोग, रेगुलर लोग उसको बाय नहीं कर सकते। तो इनका जितना वैल्यू, मतलब मनी वैल्यू बढ़ता है, प्राइस बढ़ता है, उतना लोग इसे ज्यादा बाय करते हैं, बिकॉज इनको लगता है कि अब ये सिर्फ मेरे पास रहने वाला है। तो उनका डिमांड क्या होता है? उतना बढ़ता है। बाय करो ना करो, मगर उनका डिमांड उतना बढ़ता है। बाय करना अलग है और डिमांड अलग है, आप सबको पता है। बाय करना मीन एक्चुअल जाके परचेस करना, डिमांड मीन्स डिजायर backed by ability to pay and willingness to spend। तो रियल में बाय हो रहा है क्या? नहीं, मगर डिमांड तो बढ़ रहा है ना। यस, समझा क्या? तो प्रेस्टिजियस गुड्स वो होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर तुम फैंसी ज्वेलरी की बात करो, ज्वेलरी बहुत महंगी होती है, फैंसी ज्वेलरी तो और भी महंगी होती है, जिनका आर्ट वर्क वगैरह बहुत अच्छा रहेगा, लोग उसे बाय करते हैं ज्यादा दाम देकर। अगर यही सेम चीजें सस्ती हो जाए ना, लोग बाय नहीं करेंगे। लोग बोलेंगे अरे इतने कम में तो सब लोग खरीद लेंगे भाई, मुझे नहीं चाहिए, बहुत ही कॉमन हो जाएगा, नहीं चाहिए। कुछ समझा? जब जब इनका दाम बढ़ रहा है, तब तब इनका प्रेस्टीज वैल्यू बढ़ रहा है, और बाय डिफॉल्ट इनका डिमांड बढ़ेगा। अब आप बोलो, प्राइस बढ़ने के बाद डिमांड क्या हुआ? बढ़ा। आर दे फॉलोइंग लॉ ऑफ डिमांड? नो। आर दे फॉलोइंग लॉ ऑफ डिमांड? नो। तो क्या बन गया वो? एक्सेप्शन। सर इसका डायग्राम अगर ड्रॉ करेंगे तो कैसे आएगा सर? अपवर्ड राइजिंग आएगा। स्ट्रेट लाइन हो ना हो, मगर अपवर्ड राइजिंग तो पक्का आएगा। क्यों सर? इधर प्राइस बढ़ा, उधर डिमांड बढ़ा, इधर प्राइस बढ़ा, उधर डिमांड बढ़ा, तो ऑब्वियसली लाइन तो स्ट्रेट 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 ऊपर ही आएगी ना। समझ में आ रहा है क्या? लिखो, एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड, हेडिंग दो, एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड। एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड। फर्स्ट आइटम, कॉन्स्पिशियस गुड्स, प्रेस्टिजियस गुड्स, दोनों भी एक ही है। प्रेस्टिजियस का दूसरा नाम है कॉन्स्पिशियस, ठीक है?
कॉन्स्पिशियस गुड्स, प्रेस्टिजियस गुड्स। Conspicuous goods, prestigious goods. Price up arrow is equal to prestige value up arrow. Price up arrow is equal to prestige value up arrow is equal to demand up arrow. Done. नेक्स्ट इज गिफन गुड्स। गिफन गुड्स क्या होते हैं? ये जो ब्रैकेट में लिखा नाम है ना, ये एक इकोनॉमिस्ट है, सर रॉबर्ट गिफन नाम है इनका, सर रॉबर्ट गिफन। इन्होंने क्या किया, पहली बार ऑब्जर्व किया कि इंफीरियर गुड्स जो है उनके अंदर टिपिकल एक चीज होती है। क्या चीज होती है? कि जब जब इनका दाम गिरता है इनका डिमांड भी गिरता है। इंफीरियर गुड्स के तक एक चीज इन्होंने ऑब्जर्व की, जब जब दाम गिरेगा डिमांड भी गिरेगा। डिमांड क्यों गिरेगा सर? बिकॉज जब जब दाम गिरता है तो परचेसिंग पावर क्या होता है बंदे का? बोलो, इंक्रीज होगा ना। परचेसिंग पावर समझता क्या? आपके पैसों में जितने गुड्स एंड सर्विसेज आएंगे उसको बोलते हैं परचेसिंग पावर। परचेसिंग पावर बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिकली डिमांड क्या होगा? घटेगा इन चीजों का, क्योंकि ये गुड्स कौन से? गिफन। अरे मुझे एक बात बोलो, अगर सपोज मेरा पगार 1000 रुपए, मैं अपने मजबूरी से अपनी फैमिली को डालडा घी खिला रहा हूं। अब आप बोलो कि डालडा का प्राइस अगर गिर गया तो मैं ट्राई करूंगा ना मेरी फैमिली को एटलीस्ट थोड़ा तो भी नॉर्मल गुड्स खिलाने का। तो जब जब डालडा सस्ता हो जाएगा मेरे पैसों का परचेसिंग पावर बढ़ेगा, मैं डालडा को कम परचेस कर कर थोड़ा इनकम सेव किया हुआ नॉर्मल गुड्स पे स्पेंड करूंगा। समझे? तो जब जब एक इंसान, गरीब बनकर सोचो तुम दिमाग में, तुमको ऑटोमेटिकली समझेगा कि भाई सच में ऐसा होगा कि इनकम घर का बहुत कम है, अपन लोग रेगुलर गुड्स नहीं परचेस करते, बहुत कम करते, अपन लोग नॉर्मल गुड्स नहीं परचेस कर पाते, अपन लोग इंफीरियर गुड्स परचेस करते, लो क्वालिटी, जिसको ये लोग गिफन बुला रहे हैं। अब ऐसे सिनेरियो में जब जब अपना उन लो गुड्स का प्राइस घटेगा, अपना इनकम जो था उतना ही है मगर उसका परचेजिंग पावर बढ़ गया, तो अपन क्या करेंगे? उस इंफीरियर को थोड़ा कम खरीद कर नॉर्मल पे शिफ्ट होंगे ना। मेरा एग्जांपल याद है आपको, 10 केजी घी वाला। 10 केजी घी के रिक्वायरमेंट में 9 केजी वॉज डालडा, 1 केजी वॉज चितड़े। याद आया? अब डालडा का रेट था 80 रुपीज पर केजी सपोज, तो ऑब्वियसली इसका रेट है सपोज 300 या 200 रुपए पर केजी, 200 ले लेते, ठीक है, 200 रुपए पर केजी। अब आप बोलो कि डालडा का रेट अगर 50 रुपए केजी हो जाए तो मैं क्या 10 किलो डालडा खरीदूंगा? मैं क्या करूंगा फिर? मे बी 8 केजी डालडा खरीदूंगा मैं, इससे मेरा 400 रुपए का खर्चा हो गया, और बचा हुआ 2 केजी मैं ये कर दूंगा तो इससे भी 400 का खर्चा हुआ, टोटल खर्चा 400 प्लस 400 800 हुआ। अदरवाइज भी यहां पर देखिए पहले खर्चा 720 और यहां पर खर्चा 200, मतलब पहले का खर्चा भी 920 ही था, अभी का खर्चा 800। कुछ झेपा क्या? पहले का खर्चा 720 प्लस 200 920 होता था, अभी का खर्चा 400 और 400 800 हो गया। मगर मैंने क्या किया, जैसे इसका दाम घटा डालडा का, मैंने डालडा का डिमांड बढ़ाया नहीं, क्या किया? कम कर दिया, 9 केजी की जगह 8 केजी। सर ऐसा क्यों कर रहे हो? ये तो गलत है ना सर, जिसका दाम कम हुआ उसको ही खरीदना चाहिए। अरे वो गिफन गुड है, उसको इंसान मजबूरी में खरीदता। समझे? तो यहां पर आप लिखोगे गिफन गुड्स, ब्रैकेट में उस पर्सन का नाम लिख दो जिसने पहली बार ये लो क्वालिटी व्हीट के बारे में, ब्रेड के बारे में देखा था, लो क्वालिटी ब्रेड के बारे में सर रॉबर्ट गिफन ने पहली बार ऑब्जर्व किया था कि प्राइस जी का अगर कम होता है, जी क्या है? ये
गिफन गुड्स, इनका अगर प्राइस कम होता है तो हमारा परचेजिंग पावर, परचेजिंग पावर ऑफ पुअर लिखो, क्या होगा, बढ़ेगा। तो डिमांड फॉर जी जी वो क्या कर देगा, कम, एंड डिमांड फॉर नॉर्मल गुड्स वो क्या कर देगा, बढ़ा देगा। आई होप ये एक्सप्लेनेशन आपको सब मीनिंग बता देता है। प्राइस ऑफ गिफन गुड्स घटा, परचेजिंग पावर ऑफ गिफन गुड्स, सॉरी पुअर पीपल बढ़ गया, डिमांड फॉर गिफन गुड्स उसने कम कर दिया, नॉर्मल गुड्स का डिमांड उसने बढ़ा दिया। क्या ये लॉ ऑफ डिमांड फॉलो कर रहा है? जब प्राइस घट रहा है तो डिमांड भी घट रहा है। लॉ ऑफ डिमांड फॉलो हो रहा है क्या? नहीं, नहीं हो रहा है ना। प्राइस घटने के बाद डिमांड बढ़ना चाहिए। तुम लास्ट चीज को क्यों देख रहे हो? जिस चीज का प्राइस है उसी के डिमांड को देखो ना, लास्ट वाली चीज को क्यों देख रहे हो तुम? बॉक्स करो उसको, बॉक्स। तो बाय डिफॉल्ट आपको समझ रहा है प्राइस घट रहा है, डिमांड भी घट रहा है। क्या बन गया ये? एक्सेप्शन। समझ में आया यहां तक सबको? लेट अस स्टॉप हियर फॉर टुडे, कंटिन्यू टुमारो। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।